नमस्कार। आज हम न्यायपालिका की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प मामले पर गौर करने वाले हैं। मामला है के वेलुसामी बनाम एन पलानीसामी। ये सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है और ऊपरी तौर पर देखें तो ये जमीन के एक सौदे जैसा लगता है, लेकिन असल में ये प्रक्रिया, सबूत और क्या कहते हैं न्याय के बीच का जो एक नाजुक सा संतुलन है ना, उस पर एक बड़ी बहस छेड़ देता है। हमारे पास जो स्रोत है वो सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत निर्णय ही है। इसमें एक बिक्री के समझौते का जिक्र है, जिसे कानून में विशिष्ट प्रदर्शन या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कहते हैं। मतलब एक पार्टी चाहती है कि कोर्ट दूसरी पार्टी को समझौता पूरा करने का आदेश दे। पर कहानी में मजा तब आता है जब मुकदमा लगभग खत्म होने को है और अचानक एक सीडी, एक कॉम्पैक्ट डिस्क पर रिकॉर्ड हुई बातचीत सबूत के तौर पर सामने आ जाती है। बिल्कुल। और देखिए, यहीं से हमारी आज की जो ये बातचीत है, इसका मकसद भी तय होता है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी अदालतें खासकर सिविल मामलों में देर से पेश किए गए सबूतों से मतलब कैसे निपटती हैं, और वो भी तब जब वो सबूत इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हों, जैसे ये सीडी। और हाँ, सिविल प्रक्रिया संहिता मतलब सीपीसी, उसकी एक धारा है 151। इसके तहत अदालतों को कुछ अंतर्निहित शक्तियां मिली हैं। उनका दायरा कितना है, ये भी देखेंगे। ये बातें सिर्फ वकीलों के लिए नहीं है, मतलब आम लोगों के लिए भी जानना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये न्याय पाने की प्रक्रिया से जुड़ा है। हाँ बिल्कुल। तो फिर देर नहीं करते, चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या परतें हैं। तो कहाँ से शुरू हुई ये कहानी? ये कहानी शुरू होती है तमिलनाडु से। एक बिक्री का समझौता है। एक तरफ हैं एन पलानीसामी, ये वादी थे, मतलब जिन्होंने केस फाइल किया, और दूसरी तरफ के वेलुसामी, जिन पर मुकदमा किया गया। पलानीसामी का कहना था कि 20 दिसंबर 2006 को वेलुसामी अपनी कुछ जमीन उन्हें 2,40,000 रुपए में बेचने को राजी हुए थे, और इसके लिए बाकायदा एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी हुआ था। अच्छा, तो अग्रीमेंट के हिसाब से पलानीसामी ने उसी दिन 1,60,000 रुपए एडवांस दे दिए और बाकी के 80,000 रुपए 3 महीने में देकर जमीन की रजिस्ट्री मतलब सेल गीड करवानी थी। पलानीसामी का दावा था कि वो तो तैयार थे टाइम पर पैसे देने को, रजिस्ट्री करवाने को। उन्होंने नोटिस भी भेजा वेलुसामी को, पर वेलुसामी आए ही नहीं। इसलिए वो कोर्ट गए। उन्होंने कहा कि या तो वेलुसामी को जमीन बेचने का ऑर्डर दें, वही विशिष्ट प्रदर्शन, या फिर कम से कम उनका एडवांस पैसा ब्याज के साथ वापस दिलवाएं। लेकिन वेलुसामी की कहानी वो बिल्कुल अलग थी। उनका कहना था कि ये कोई बिक्री का एग्रीमेंट था ही नहीं। असल में उन्हें पैसों की जरूरत थी, करीब 1.5 लाख रुपए, और वो पलानीसामी के पास गए थे कर्ज मांगने। पलानीसामी, जैसा कि वेलुसामी ने कहा, वो साहूकारी का काम करते थे। तो वेलुसामी का आरोप यह था कि पलानीसामी कर्ज देने को तो मान गए, पर उन्होंने एक शर्त रखी। शर्त ये कि कर्ज की सिक्योरिटी के तौर पर वेलुसामी को अपनी जमीन पलानीसामी के नाम बेचने का एक एग्रीमेंट लिखवाना होगा और उसे रजिस्टर भी करवाना होगा। सिर्फ यही नहीं, कुछ सादे कागज और खाली स्टैम्प पेपर पर भी दस्तखत करवाए। तो वेलुसामी का जोर इसी बात पर था कि ये एग्रीमेंट सिर्फ एक दिखावा था, कर्ज के लिए सिक्योरिटी, जमीन बेचने का कोई इरादा नहीं था। और वो जो 1,60,000 रुपए एडवांस दिखाए गए एग्रीमेंट में, वो असल में कर्ज की ही रकम थी। अरे बाप रे! तो यहाँ तो दो बिल्कुल अलग अलग बातें हो गई। एक कह रहा है बिक्री, दूसरा कह रहा है कर्ज। तो मामला अदालत गया। 2007 में केस फाइल हुआ। वेलुसामी ने अपना जवाब दिया होगा। जी हाँ, लिखित बयान दाखिल हुआ। फिर अदालत ने मुद्दे तय किए कि किन पॉइंट्स पर फैसला होना है, और फिर दोनों पार्टियों ने अपने अपने सबूत पेश किए। गवाह आए, उनसे सवाल जवाब हुए, दस्तावेज दिखाए गए, सब कुछ चला। ठीक है, मतलब जो नॉर्मल प्रक्रिया होती है वो चल रही थी। मामला पहुंच गया नवंबर 2008 तक। अब बस आखिरी बहस होनी थी और फिर फैसला। और यहीं पर, जैसा आपने कहा, कहानी में एक ट्विस्ट आया। बिल्कुल यहीं, एन मौके पर जब केस फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के लिए लगा था, तभी वेलुस्वामी ने 2 एप्लीकेशन मतलब अर्जियां फाइल कर दी। पहली अर्जी थी सबूत पेश करने की प्रक्रिया को दोबारा खोलने के लिए, रीओपन एविडेंस के लिए। यह थी सीपीसी की धारा 151 के तहत। और दूसरी अर्जी थी वादी पलानीसामी PW1 और एक और गवाह थे ईश्वर मूर्ति PW2, उनको दोबारा जिराह के लिए मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुलाने की। यह अर्जी थी सीपीसी के ऑर्डर 18 रूल 17 के तहत। है, मतलब जब सब खत्म होने वाला था तभी अर्जियां क्यों? इनका आधार क्या बताया उन्होंने? आधार काफी चौंकाने वाला था। वेलुसामी ने कहा कि उनके पास एक सीडी है, कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसमें कुछ बातचीत रिकॉर्ड है, और यह बातचीत हुई थी अक्टूबर 2008 में।
यानी सारे सबूत वगैरह दर्ज हो चुके थे उसके बाद, पर फाइनल बहस से पहले वेलुसामी का आरोप था कि इस रिकॉर्डिंग में पलानीसामी PW1 और वो दूसरे गवाह ईश्वर मूर्ति PW2 दोनों ने कथित तौर पर यह माना है कि जो पैसा बिक्री एग्रीमेंट में एडवांस दिखाया गया था वो असल में ईश्वर मूर्ति ने पलानीसामी के जरिए वेलुसामी को कर्ज के तौर पर दिया था। अच्छा, तो मतलब वेलुसामी सीडी से ये साबित करना चाहते थे कि उनकी कर्ज वाली बात सही है और बिक्री वाला एग्रीमेंट झूठा है। जाहिर है पलानीसामी ने तो इसका विरोध किया होगा। हाँ, बिल्कुल किया। पलानीसामी ने कहा यह रिकॉर्डिंग फर्जी है, मनगढ़ंत है, और ये सब वेलुसामी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि मामले को लटकाया जा सके, फैसला आने में देरी हो। तो फिर निचली अदालतों का क्या रुख रहा? ट्रायल कोर्ट ने और फिर हाई कोर्ट ने क्या कहा इन अर्जियों पर? देखिए, ट्रायल कोर्ट ने और बाद में मद्रास हाई कोर्ट ने भी, दोनों ने वेलुसामी की ये अर्जियां खारिज कर दी। उनका जो मुख्य तर्क था वो ये था कि भाई सबूत पेश करने का स्टेज खत्म हो चुका है, यहां तक कि फाइनल आर्ग्यूमेंट्स भी कुछ हद तक सुने जा चुके हैं, तो अब इस स्टेज पर इन अर्जियों को मानना मतलब मामले में बेवजह की देरी करना होगा। उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि जो नया सबूत लाने की बात हो रही है, यानी वो सीडी रिकॉर्डिंग, क्या वो केस के न्यायपूर्ण फैसले के लिए जरूरी थी भी या नहीं। उनका फोकस प्रक्रियात्मक देरी पर ज्यादा था। ओह, मतलब उन्होंने बस ये देखा कि देर हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? अगर वो सबूत वाकई इतना जरूरी हो सकता था तो ये फैसला सही था? क्या सिर्फ देरी के आधार पर, खासकर सबूत दोबारा खोलने वाली अर्जी को खारिज कर देना न्याय संगत था? क्या उस सीडी रिकॉर्डिंग पर, अगर वो असली थी, तो विचार नहीं किया जाना चाहिए था न्याय के हित में? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को कैसे देखा? उन्होंने किन किन कानूनी पहलुओं पर गौर किया? सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कई महत्वपूर्ण कानूनी पॉइंट्स को बहुत बारीकी से देखा। सबसे पहले तो उन्होंने यही देखा कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक सबूत की बात हो रही है, ये सीडी रिकॉर्डिंग, क्या ये स्वीकार्य भी है? मतलब इज इट एडमिसिबल एज एविडेंस? हाँ, ये तो पहला सवाल है। क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने साफ किया कि हाँ, बिल्कुल स्वीकार्य है। उन्होंने एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 3 का हवाला दिया। उसमें साक्ष्य यानी एविडेंस की परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी शामिल हैं। ये आईटी एक्ट 2000 आने के बाद संशोधन हुआ था। आईटी एक्ट की धारा 2T भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को डिफाइन करती है। तो कानूनन एक सीडी जिसमें बातचीत रिकॉर्डेड है, वो साक्ष्य की परिभाषा में आती है। इसके अलावा कोर्ट ने एविडेंस एक्ट की धारा 8 का भी जिक्र किया, जिसके तहत किसी पार्टी का आचरण मतलब कंडक्ट वो रेलेवेंट होता है। और एक पुराना केस है RM मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य, उसका हवाला देते हुए कहा कि अगर कोई बातचीत की रिकॉर्डिंग मामले से रेलेवेंट है, उसमें आवाज पहचानी जा सकती है और ये साबित हो जाए कि रिकॉर्डिंग के साथ कोई छेड़छाड़ मतलब टैंपरिंग नहीं हुई है, तो ऐसी टेप रिकॉर्डिंग या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर मानी जा सकती है। तो सिद्धांत रूप में तो सीडी को सबूत माना जा सकता था, बशर्ते वो असली हो और मामले से जुड़ी हो। ये तो हुई इलेक्ट्रॉनिक सबूत की मान्यता की बात। ये अपने आप में बहुत अहम है। लेकिन वेलुस्वामी के सामने दूसरी बड़ी मुश्किल थी कि भाई सबूत पेश करने का सही टाइम तो निकल गया था, अब क्या? उन्होंने 2 रास्तों का सहारा लिया था, ऑर्डर 18 रूल 17 और धारा 151। इनका क्या हुआ? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों प्रावधानों का भी विश्लेषण किया। पहले ऑर्डर 18 रूल 17 को लेते हैं। इसके तहत वेलुसामी गवाहों को दोबारा बुलाना चाहते थे जिरह के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यह नियम असल में अदालत की अपनी शक्ति है। कोर्ट इसका इस्तेमाल तब करती है जब उसे खुद किसी गवाह से कुछ और पूछकर कोई डाउट क्लियर करना हो या कोई बात समझनी हो। ये नियम पार्टियों को यह हक नहीं देता कि वो जब चाहें किसी गवाह को वापस बुलाकर फिर से जिरह करने लगें, खासकर तब जब वो अपनी गवाही में रह गई कोई कमी पूरी करना चाहें या कोई नया पॉइंट उठाना चाहें। इसका इस्तेमाल बहुत ही सीमित दायरे में और कोर्ट के विवेक पर होता है। अच्छा, मतलब ऑर्डर 18 रूल 17 से तो वेलुस्वामी को ज्यादा मदद नहीं मिलने वाली थी, तो फिर उनकी उम्मीदें धारा 151 पर ही टिकी होंगी, जिसके तहत उन्होंने सबूत दोबारा खोलने की अर्जी दी थी। ये धारा 151 क्या चीज है? हाँ, बिल्कुल, और यहीं पर यह मामला सबसे ज्यादा दिलचस्प और महत्वपूर्ण हो जाता है। धारा 151 CPC जो है वो अदालतों की अंतर्निहित शक्तियों यानी इनहेरेंट पावर्स की बात करती है। सुप्रीम कोर्ट ने समझाया कि देखो, CPC में ऐसा कोई सीधा सीधा नियम नहीं है जो पार्टियों को यह अधिकार दे कि सबूत बंद होने के बाद वो उसे फिर से खुलवा लें या गवाहों को वापस बुलवा लें, सिवाय तब जब कोर्ट खुद कुछ जानना चाहे। लेकिन धारा 151 एक तरह का सेफ्टी नेट है। ये कहती है कि CPC में दिए गए नियमों के अलावा भी कोर्ट के पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनका इस्तेमाल वो न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने, एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए,
या अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने, अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट के लिए कर सकती है। ओ, तो क्या इस सेफ्टी नेट यानी धारा 151 का इस्तेमाल करके वेलुसामी अपनी सीडी पेश कर सकते थे, भले ही देर हो गई थी? सैद्धांतिक तौर पर हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर बहुत साफ और सख्त शर्तें बताईं और चेतावनियां भी दी हैं। उन्होंने कहा कि धारा 151 का इस्तेमाल ऐसे ही रूटीन में या हल्के फुल्के ढंग से नहीं किया जा सकता। ये एक असाधारण शक्ति है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर। इसका इस्तेमाल करते वक्त कोर्ट को कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। एक, जिस राहत की मांग की जा रही है उसके लिए सीपीसी में कोई और खास प्रावधान ना हो। 2, ऐसा करना न्याय सुनिश्चित करने के लिए बहुत जरूरी हो, निहायत जरूरी। 3, ये अदालत की प्रक्रिया के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए जरूरी हो। 4, अर्जी नेक नियत से दी गई हो, बोनाफाइड हो, सिर्फ देरी करने या परेशान करने के इरादे से नहीं। 5, ये सीपीसी के किसी और मौजूदा नियम के खिलाफ ना जाती हो। और सबसे जरूरी, कोर्ट को इस शक्ति का इस्तेमाल करते हुए बहुत ज्यादा सावधानी और विवेक बरतना होगा। लेकिन इससे ये डर नहीं बढ़ जाता कि मुकदमे कभी खत्म ही नहीं होंगे? अगर हर कोई आखिरी मिनट पर धारा 191 का हवाला देकर नए सबूत लाने की कोशिश करेगा तो फैसले कब आएंगे? ये चिंता बिल्कुल जायज है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना। इसीलिए उन्होंने इन शर्तों पर इतना जोर दिया, खासकर नेक नियति और न्याय के लिए जरूरत वाली शर्तों पर। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि हाँ, 2002 में सीपीसी से ऑर्डर 18 रूल 17A हटा दिया गया था। वो रूल पहले कुछ हालात में देर से सबूत लाने की इजाजत देता था, लेकिन रूल 17A हटने का ये मतलब नहीं है कि सबूत बंद होने के बाद किसी भी हालत में कोई भी नया सबूत आ ही नहीं सकता। अगर सबूत बंद होने और फाइनल बहस के बीच कुछ समय बीता है और उसी दौरान कोई बहुत जरूरी नया सबूत सामने आता है जिसे पूरी कोशिश के बाद भी पहले पेश नहीं किया जा सका था, तो हाँ, न्याय के हित में धारा 151 के तहत कोर्ट उसे लाने की इजाजत देने पर विचार कर सकती है, लेकिन सिर्फ तभी जब वो सारी शर्तें पूरी हो रही हों। समझ गई। तो ये सब विश्लेषण करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार वेलुस्वामी के मामले में क्या फैसला दिया? क्या उन्हें वो सीडी पेश करने का मौका मिला? सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि निचली अदालतों ने, यानी ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने, वेलुसामी की अर्जियों को खारिज करते समय एक तरह से चूक की थी। उन्होंने अर्जियों को लगभग मशीन की तरह मैकेनिकली सिर्फ देरी के आधार पर खारिज कर दिया। उन्होंने इस बात पर ठीक से विचार ही नहीं किया कि ये जो कथित सीडी रिकॉर्डिंग पेश करने की बात हो रही थी, क्या वो मामले के तथ्यों के लिहाज से प्रासंगिक थी, रेलेवेंट थी? क्या वो वाकई इतनी महत्वपूर्ण थी कि न्याय के हित में उसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए था, भले ही वो देर से सामने आई? कोर्ट ने इस बात पर ध्यान दिया कि वेलुसामी शुरू से यही कह रहे थे कि बिक्री का समझौता असली नहीं है, वो तो कर्ज के लिए एक सिक्योरिटी भरता। अब अगर, जैसा वेलुसामी का आरोप था कि वादी पलानीसामी और गवाह ईश्वर मूर्ति ने सबूत दर्ज होने के बाद हुई बातचीत में ये बात मान ली थी, तो ये यकीनन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबूत होता। ये केस के नतीजे को पूरी तरह से बदल सकता था, और यह सबूत कथित तौर पर अक्टूबर 2008 में ही अस्तित्व में आया था, जबकि अर्जी नवंबर 2008 में ही दे दी गई थी। तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वेलुसामी ने जानबूझकर कोई बहुत ज्यादा देरी की। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट क्या रहा? सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के आदेशों को आंशिक रूप से रद्द कर दिया। पार्शियली सेट असाइड जो अर्जी ऑर्डर 18 रूल 17 के तहत गवाहों को वापस बुलाने के लिए थी, IA नंबर 217/2009, उसको जो खारिज किया गया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने सही माना, क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया वो नियम मूलतः कोर्ट के अपने इस्तेमाल के लिए है। लेकिन जो दूसरी अर्जी थी धारा 151 के तहत सबूतों को दोबारा खोलने वाली, IA नंबर 216/2009, उस पर निचली अदालतों के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को वापस ट्रायल कोर्ट को भेज दिया, रिमांड बैक कर दिया और निर्देश दिया कि ट्रायल कोर्ट इस अर्जी IA नंबर 216/2009 पर नए सिरे से कानून के मुताबिक विचार करे। अच्छा, यानी गेंद वापस ट्रायल कोर्ट के पाले में। तो ट्रायल कोर्ट को अब दोबारा क्या देखना होगा? क्या करने को कहा गया है उन्हें? क्या वाकई सबूतों को दोबारा खोलने की जरूरत है? दूसरा, ये जो सीडी रिकॉर्डिंग वेलुसामी पेश कर रहे हैं, क्या वो प्रामाणिक है, ऑथेंटिक है, मतलब असली है, उसमें कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई? तीसरा, क्या वो रिकॉर्डिंग कानून के तहत स्वीकार्य है, एडमिसिबल है? और चौथा, अगर वो प्रामाणिक भी है और स्वीकार्य भी है, तो क्या उसे सबूत के तौर पर अनुमति देनी चाहिए, और अगर हाँ, तो किन शर्तों के साथ और किस हद तक? सुप्रीम कोर्ट ने यह सुझाव भी दिया कि ट्रायल कोर्ट चाहे तो अर्जी पर फैसला करने से पहले खुद उस रिकॉर्डिंग को सुन भी सकती है, ताकि उसकी प्रासंगिकता, उसकी रेलेवेंस का अंदाजा लग सके। और वो जो देरी वाली चिंता थी, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा, कोई निर्देश दिए? हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर बहुत जोर दिया
कि धारा 51 का इस्तेमाल रूटीन में नहीं होना चाहिए और देरी को रोकने के उपाय जरूर करने चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट ऐसी देर से दी गई अर्जी को मंजूर करती भी है तो उसे दूसरी पार्टी को जो परेशानी हुई, जो देरी हुई, उसकी भरपाई के लिए हर्जाना मतलब कॉस्ट्स लगानी चाहिए। मामले को जल्दी निपटाने के लिए स्ट्रिक्ट टाइमलाइन तय करनी चाहिए और अगर कोर्ट को लगता है कि अर्जी बेकार है, फ्रिवोलस है या सिर्फ मामले को लटकाने के लिए दी गई है तो उसे भारी हर्जाना लगाकर खारिज कर देना चाहिए, डिसमिस विद हेवी कॉस्ट्स। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले से जो मुख्य बात समझ में आती है वो ये है कि कानून की प्रक्रिया अपनी जगह है, लेकिन न्याय का तकाजा शायद उससे भी ऊपर है। का कोई अंत न हो, लेकिन ये प्रक्रियाएं इतनी कठोर भी नहीं होनी चाहिए कि वो न्याय के रास्ते में ही बाधा बन जाएं। धारा 151 सीपीसी अदालतों को वो जरूरी लचीलापन, वो फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि अगर कोई वाकई बहुत जरूरी सबूत देर से भी सामने आए तो उसे सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स पर खारिज न कर दिया जाए, बशर्ते कि वो नेक नियति से पेश किया गया हो और न्याय के लिए वाकई जरूरी हो। लेकिन जैसा आपने पहले भी कहा था, ये दो धारी तलवार है। एक तरफ न्याय को देखना है, दूसरी तरफ प्रक्रिया की शुद्धता और मुकदमों का समय पर निपटारा भी तो जरूरी है। वो कहावत भी तो है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बिल्कुल सही कहा आपने। और यही संतुलन साधना, यही बैलेंसिंग एक्ट अदालतों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, खासकर आज के समय में। वेलुस्वामी का मामला इसी चुनौती को बहुत साफ तरीके से दिखाता है। धारा 151 एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत बहुत सोच समझकर और सावधानी से करना होगा ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो। और ये मामला एक और बड़ा सवाल खड़ा करता है, खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के बारे में। आज का जो डिजिटल युग है, जहां आवाज रिकॉर्ड करना, वीडियो बनाना, उसे कॉपी करना और उसमें हेरफेर करना भी पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। ऐसे में अदालतें ये कैसे सुनिश्चित कर सकती हैं कि देर से पेश किया गया कोई इलेक्ट्रॉनिक सबूत असली है, भरोसे के लायक है, मतलब प्रक्रिया की निष्पक्षता और केस को जल्दी निपटाने की जरूरत से समझौता किए बिना ऐसे देर से आए डिजिटल सबूतों की प्रामाणिकता और प्रासंगिकता का सही आकलन कैसे हो? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद आने वाले वक्त में और भी ज्यादा सोचने और तकनीकी समाधान निकालने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, ये एक लगातार चलने वाली बहस है।